तो क्लास 5 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया है लिविंग एंड नॉन लिविंग में। और उस वक्त हमने पढ़ा था कि लिविंग क्या होता है, जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो कई बार लोकोमोशन करता है यानी कि मूवमेंट करता है, जो रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, तो उनको हम लिविंग कहते हैं। और नॉन लिविंग जो ये सारी चीज़ें नहीं करता, दैट इज़ नॉन लिविंग। बट एक सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसके पास सेल है वो लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं है नॉन लिविंग है। which is made up of cell that is living, which is not made up of cell that is non living। तो सिंपल सी बात है, सेल का मतलब है लाइफ, तो इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि सेल वो छोटी चीज़ है जिससे लाइफ स्टार्ट होती है। सेल से आगे और भी इतनी बड़ी जो हमारी बॉडी है ये कई सारे मल्टीपल सेल से बनी हुई है, लेकिन शुरुआती जो हम कहेंगे कि जो हमारा नींव है, जहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज सेल, चाहे किसी भी लिविंग बॉडी का हो। जैसे कि आप ये बड़े से मकान, बड़ा सा बिल्डिंग, बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई भी बड़ी वैसी इमारत देखते हैं तो उसमें लगती है ईंट। वो बना तो ईंटों से ही है, छोटी बड़ी बहुत सारी ईंटें लगती हैं, और फिर ईंटों से बनता है एक दीवार से बनता है एक कमरा, और फिर कई सारे कमरों से बनता है वो पूरा अपार्टमेंट, वो पूरा घर। तो उसी तरह से सेल जो है ये बेसिक है। सेल जो है बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो बनाएगा टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है। अब कई सारे टिश्यू जो एक जैसा काम करते हैं वो एक जगह पे जुड़ेंगे और फिर बनाएंगे एक ऑर्गन। जैसे कि हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन्स है। फिर एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स जिनको एक तरीके का काम दिया गया है वो एक साथ मिलकर के बनाएंगे एक सिस्टम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारे जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं। अब ऑर्गन कौन कौन से हैं, हमारा विंड पाइप होगा, हमारे लंग्स होंगे, ठीक है, तो ये नॉस्ट्रिल है, तो ये सारे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और उसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स मिलेंगे तो बनेगा एक इंडिविजुअल बॉडी। बट ये जो बॉडी है हमारी, इसमें कई सारे सिस्टम हैं। हम बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा भी है कि हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम से मिलकर के बना है बॉडी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है सेल। वेलकम टू माय चैनल। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी, दैट इज़ द सेल। और ये सिर्फ क्लास 9 को ही काम नहीं आने वाला है, वैसे सभी क्लासेस जिसमें ये सेल का टॉपिक दिया हुआ है ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो आप देखते जाइए। हमने कहा कि ये जो बॉडी है ये इतने सारे सेल से मिलकर के बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, और ये छुमंतर। ऐसा सिर्फ उन बॉडीज़ में होता है जो कि मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल पे फंक्शन करते हैं। तो चलिए फिर हम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम बांटते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स को हम बांटेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल में पूरी बॉडी उनकी हर तरह से फंक्शन करती है, यानी जिनकी बॉडी होती है मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। एंड मल्टी सेल्यूलर वो हैं जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स,
बहुत सारे सेल्स। हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है। यूनिसेल्यूलर बॉडी किसकी है? तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं अमीबा की है ना। बैक्टीरिया भी यूनिसेल्यूलर होता है। और तो एक ही सेल से ये पूरी बॉडी फंक्शन करती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें डाइजेशन नहीं होता या इनको किस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जितनी भी चीज़ें इस इतनी बड़ी बॉडी में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ये सिर्फ एक ही सेल से बनी बॉडी में कर लेते हैं। और इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि हमारे जो भी जिंदा रहने के लिए लिविंग बॉडी में जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे एक सेल में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट है जिसमें सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसीलिए सेल को कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, साथ ही साथ इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ के लिए, फंक्शनल यूनिट है सबसे छोटा यूनिट जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे इस बॉडी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर सबसे छोटा जो होगा वो सेल ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको सेल को डिफाइन करना है तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है। तो ये तो रही सेल की बात कि सेल होता क्या है, लेकिन क्या हम काफ़ी पहले से मतलब जब से हम एग्जिस्टेंस में थे तब से सेल के बारे में जानते थे? जवाब है नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को बाद में सीखा। हम पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, फिर हमने गुफाओं में रहने के दौरान खेती करना सीखा, आग जलाना सीखा, पहिए बनाने सीखे, और ये सारी नॉलेज जो हमारे पास है ये बाद में धीरे धीरे करते आई। तो फिर ये सेल कब और कैसे आया? तो जानते हैं कि हिस्ट्री कैसे सेल आया हमारे नॉलेज में। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवरर ऑफ द सेल है, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा और फिर इसे सेल नाम भी दिया था। एक्चुअली हुआ क्या कि रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने चीज़ों को जब देखना शुरू किया तो उन्होंने एक पेड़ की छाल से, जिनको हम कॉर्क सेल बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उसमें से निकाला एंड देन अपने माइक्रोस्कोप में जो उनका खुद का बनाया हुआ था उसमें रख करके जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने हनीकॉम्ब नाइक स्ट्रक्चर पाया, यानी कि मधुमक्खी की छत्ती जैसी स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था जो देखा रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से। अब आप देखें कि ये सारा मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम करें तो कुछ ऐसा बॉक्सेस टाइप स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ऐसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो तो हेक्सागोनल होता है, ये परफेक्टली हेक्सागोनल नहीं है बट कुछ कुछ इसी तरह से बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर में हैं ये सारे। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा ये बहुत सारे हैं और इनको मिलाने पर ही ये पूरा बना हुआ है, तो भाई ये क्या है, इसको क्या नाम दे दें? तो लैटिन में एक वर्ड होता है सेल्ला। सेल्ला, तो सेल्ला का मतलब होता है स्मॉल कंपोनेंट या स्मॉल रूम। इसीलिए अब ये ऐसा लग रहा है जैसे छोटे 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 कमरे बने हुए हैं कहीं पे, तो इसीलिए सेल्ला से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने इनका नाम रख दिया जो आज हम सेल के नाम से जानते हैं। तो डिस्कवरी यहाँ पे हुई। लेकिन भाई रॉबर्ट हुक ने देखा था ये जो कॉर्की सेल, ये कॉर्क सेल एक्चुअली डेड सेल है
और आज हम जानते हैं कि सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये लिविंग सेल में कैसे देख पाए हम, क्योंकि अगर यहीं पे ख़त्म हो चुका होता ये कि हाँ ठीक है सेल है, मान लिया ख़त्म हो गई बात, तो हमें पता ही नहीं चलता कि और भी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। इनके बाद फिर आता है एक और साइंटिस्ट का नाम, और उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो चलिए हम इनके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। तो भाई इनके पास भी था इनका अपना माइक्रोस्कोप, बिकॉज ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप रखा हुआ था और माइक्रोस्कोप में इन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें लिविंग भी होंगी, नॉन लिविंग भी होंगी। तो लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा एंड देन इन्होंने ये पता किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग सेल्स में कॉमन है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर भी और छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब हम आते हैं अगला हमारा टॉपिक जो है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? तो सेल के बारे में एक कॉमन थ्योरी जो सेल थ्योरी कहलाती है, उन्हें देने का क्रेडिट जाता है एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट को। बॉटनिस्ट हम उनको कहते हैं जो पेड़ पौधे और इनके विषय में पढ़ते हैं, और जूलॉजिस्ट जो जीव जंतु यानी कि जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो दोनों ने कंबाइंड मिल करके हमें दिया था सेल थ्योरी। देखते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है। सेल थ्योरी हमें बताती है सेल के बारे में वो चीज़ें जो हम पहले नहीं जानते थे। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी दिया किसने। तो जब भी हम सेल थ्योरी की बात करें, 3 साइंटिस्ट के नाम हमारे पास आते हैं। एम.जे. स्लेडेन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, थियोडोर स्वॉन जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, और रुडोल्फ विट्रो। अब यहाँ पे सेल थ्योरी पे आप देख रहे हैं कि एक हमने मार्क किया हुआ है। आखिर ये क्यों अलग कलर से मार्क है ये हम पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे। पहला है कि अच्छा, ये और इंटरेस्टेड पार्ट है कि इन सब ने साथ में सेल थ्योरी नहीं दिया था, ठीक है। इन्होंने साथ में मिलकर ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनाई जिसका नाम सेल थ्योरी था। इनफैक्ट इन्होंने अलग अलग टाइम पे सेल के बारे में अपने जो पॉइंट्स दिए, अपने जो रिव्यूज़ दिए, उनको हमने सेल थ्योरी में अलग अलग टाइम पे ऐड किया है। जैसे कि एम.जे. स्लेडेन ने 1938 में ये दिया था, जबकि इन्होंने थियोडोर स्वॉन ने 39 में दिया था, और इसके बाद रुडोल्फ विट्रो ने इसमें और चीज़ें ऐड की थी। हम देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड पॉइंट कहता है द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें बढ़ाने हैं तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर of all living organism and the cell is the smallest unit of functions of all living organism. It's up to you. ठीक है। नेक्स्ट, द सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि सेल को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सेल कैपेबल है अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो कि अलग कलर से लिखा हुआ है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। इसे हमने अलग कलर से इसलिए लिखा है कि जब सेल थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स आए हमारे सामने, और इन दोनों के पॉइंट्स थे वो एम.जे. स्लेडेन एंड थियोडोर स्वॉन, इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी तब इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि आखिर नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में बाद में रुडोल्फ विट्रो ने हमें बताया कि ये जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। पहले के जो सेल्स थे उनके ही डिवीजन से नए सेल बनते हैं, इसीलिए हमने इसे अलग मार्क किया है क्योंकि ये बाद में इन्होंने बताया था। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल सेल आर सिमिलर, यानी कि सेल के अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन और साथ में उनमें होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो जैसे भी सेल हो, वो लगभग सिमिलर होती है। आगे चलते हैं। साइज ऑफ सेल, क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं?
या फिर उनका साइज़ डिफ़र करता है या उनका शेप डिफ़र करता है, तो इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर एनिमल के साइज़ या प्लांट के साइज़ की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हाथी की बात करें और चूहे की बात करें, तो हाथी इसलिए बड़ा नहीं है बिकॉज़ उसके सेल्स बड़े हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हाथी बड़ा है बिकॉज़ उसके सेल्स बड़े रहे होंगे, एंड चूहा छोटा है बिकॉज़ उसके सेल्स छोटे रहे होंगे। तो देखिए, किसी एनिमल के साइज़ पे नंबर ऑफ सेल्स मैटर करता है, ना कि साइज़ ऑफ सेल, ठीक है। तो अब ये सही है नहीं है पता नहीं, अब इनके जो है नंबर ऑफ सेल्स हाथी में ज़्यादा है, चूहे में कम है, इसीलिए वो छोटा है और हाथी बड़ा है। सेल के भी अलग अलग साइज़ होते हैं, सारे सेल्स एक जैसे साइज़ के नहीं होते, और मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। लेकिन एट द सेम टाइम एक सेल हमारे पास ऐसा भी है जिसको हम नेकेड आई से देखते हैं, और वो है एक अंडा यानी कि एग। अंडा एक सिंगल सेल है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि सबसे बड़ा सेल फिर कौन होगा, तो आपको सोचना होगा कि सबसे बड़ा अंडा कौन होगा। भाई, अंडा तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का होता है, यानी कि ऑस्ट्रिच का होता है। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट सेल है। कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रिच के एग से 12 लोगों के लिए ऑमलेट्स पकाए जा सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है ऑमलेट्स, तो आप ढूंढिए ऑस्ट्रिच और उसका अंडा लेके भाग जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट सेल जो है, विच इज लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। देन अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, फिर ये तो सबसे बड़े की बात होगी। सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल होगा, बहुत ही छोटा इसका साइज होता है, इट इज माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओवी, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, ओके। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है ना। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है, सबसे लंबा सेल जो होता है, वो होता है नर्व सेल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे ही सेल्स एक जैसे साइज के नहीं होते, साइज इनका डिफर करता है। अब देखते हैं कि क्या इनके शेप एक जैसे होते हैं। जैसे कि हमने एक कॉमन थॉट बना लिया है कि ओ सारे जो सेल्स हैं वो गोल होते होंगे, राउंड शेप होते होंगे। क्या ऐसा सच है? तो भाई ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अलग अलग शेप के सेल होते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बॉडी में ही इतने सारे शेप ऑफ सेल मिलते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि ये रेड ब्लड सेल, इम्यून सेल यानी वाइट ब्लड सेल्स, एग सेल, फैट सेल, एपिथेलियल सेल जो कि चमड़ी में मिलता है, एंड देन मसल सेल, स्पर्म सेल, बोन सेल, एंड ये हमारा न्यूरॉन। तो हमारी ही ह्यूमन बॉडी में इतने डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलती है जिनका शेप और साइज सारा अलग अलग है। और इनके जो शेप्स होते हैं ये कई बार डिपेंड करता है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये अपने साइज और शेप को मेंटेन करते हैं। जैसे कि न्यूरॉन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, एंड इस तरह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से बिजली की गति से मैसेजेस यानी कि जो संदेश है वो हमारे दिमाग तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, और फिर ब्रेन से वो दूसरे ऑर्गन्स तक जाते हैं जब उनको एक्शन करना होता है। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी लंबे हैं, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे देख लें आप रेड ब्लड सेल, तो भाई रेड ब्लड सेल कैसे हैं, ये चपटे टाइप के हैं, एंड इनके बीच में इनफैक्ट आरबीसी भी नहीं है। रीज़न कि ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा स्पेस देने के लिए इसमें से आरबीसी अब नहीं है। साथ ही साथ ये चपटे इसलिए हैं क्योंकि इनको बहुत ही पतले पतले नर्व से गुजरना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेकर के जाने में। तो ये इस तरह के हैं, ये कई बार फोल्ड भी हो सकते हैं, दे आर फोल्डेबल, और इजीली एक जगह से दूसरी जगह वो पास कर सकते हैं, चाहे वो रास्ता कितना ही नैरो क्यों ना हो। तो अब ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, एक जैसे शेप के सेल नहीं होते, और इनका शेप डिपेंड करता है कि ये कौन सी एक्टिविटी फंक्शन कर रहे हैं। सेल चैप्टर में आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की। मतलब अब तक हमने सीखा कि सेल आखिर बॉडी में सेल के नंबर के हिसाब से हमारी बॉडी का साइज़ हो सकता है, सेल छोटे बड़े हो सकते हैं, उनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं,
और उनके अपने अपने फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन अब सारे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने सेल थ्योरी में पढ़ा कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो जो चीज़ें सेल्स में होती है, यानी एक सेल को अगर आप एक इंडिविजुअल बॉडी बनाएं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सबकी बनावट लगभग एक जैसी होती है, यानी कि वो एक जैसे होते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर एनिमल के सेल के स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों को रखा हुआ है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम ओवरऑल ऐसे तो शेप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक टिपिकल प्लांट सेल माना जाता है कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। टिपिकल मतलब ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए। एंड ए टिपिकल एनिमल सेल उसको माना जाता है कि वो एक सर्कुलर शेप में होता है। हालांकि हमने देखा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ही ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनके शेप सारे अलग अलग हैं, बट एक टिपिकल मतलब आपको अगर कहीं से कह दिया ऐसे ही कि रैंडमली कि बना दो एक स्ट्रक्चर एनिमल सेल का, तो राउंड शेप ही बनाओगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हम देखते हैं कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसके पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सेल भी एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करता है। अगर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी इस पूरी बॉडी में हमारा रेस्पिरेशन, हमारा डाइजेशन, हमारा रिप्रोडक्शन, तो ये सारी सर्कुलेटरी, ये सारी सिस्टम जो हमारा चलता है, तो आप मान कर चलिए कि एक सेल भी एक यूनिवर्स, एक पर्टिकुलर बॉडी है और उसमें भी अलग अलग ये सारे सिस्टम्स काम करेंगे। तो जिस तरह कि हमें अपनी बॉडी में याद होता है कि हमारा लंग्स कौन सा काम करता है, हाँ तो लंग्स तो सांस लेने वाला है, तो फिर हार्ट कौन सा काम करता है, तो भाई ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इस तरह से अगर आप सेल की भी याद करेंगे कि भाई उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी है, उसकी बॉडी भी एक अलग तरीके से फंक्शन कर रही है, तो कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो हेल्प करते हैं सेल को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जब इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो इसे आसान हो जाएगा समझना। पहले देखते हैं कि सेल का जो शेप है वो कौन बनाता है, यानी हमारी बाउंड्री, हमारी बॉडी का शेप, हमारी जो बाउंड्री है, मतलब बॉडी जो है एक बॉडी दूसरे से अलग होती है, तो ये स्किन जो है हमारी सबसे आउटर बाउंड्री होती है। उसी तरह से सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, वो आउटर बाउंड्री आपको कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल आप कह सकते हैं, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, इट इज़ द सेम थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट जो शेप आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी घेरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो होता है सबसे आउटर पार्ट। ठीक है, अब ये एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट पार्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में इसके ऊपर भी एक पार्ट होता है जो एक मोटी सी दीवार बनाता है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये जो मोटी सी दीवार आप देख रहे हैं ये है, इट इज़ सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है। अब इट इज़ नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ अंदर में है, सेल वॉल के अंदर यहाँ पर ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता तो है, लेकिन प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि एनिमल सेल में इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं दिया हुआ है नेचर ने, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग सेल का बना होता है, यानी इसकी सेल्स आपके डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, तो लिविंग सेल का बना होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ। अब ये जो है ना, ये ऐसे लेयर्स में होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
तो ये इस तरह से होता है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप देख लो। ये जो है 2 लेयर आपकी ऐसे लिपिड की होगी और बीच में प्रोटीन्स होते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो पतली सी दीवार है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये जो है ना, दे आर लिपिड्स और बीच में इसके प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह से 3 लेयर आप कह सकते हैं, लिपिड फिर प्रोटीन फिर लिपिड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर इस पतली सी जो वॉल है, सेल वॉल, इसमें होता है, या फिर सेल नॉट सेल वॉल, इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसमें होता है, ठीक है। तो अब ये काम क्या करती है, तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देगी या सेल से बाहर उन चीज़ों को जाने देगी जिनका जाना सेल के बाहर ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब है इट इज़ अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली है, तो झिल्ली है तो ये एक तरह से पैसेज का काम करती है, रास्ते का काम करती है, बट ऑल द थिंग्स आर नॉट अलाउड टू कम इन साइड एंड टू गो आउटसाइड ऑफ द सेल। वैसी चीज़ें जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सेल को चाहिए, उनको आने के लिए अलाउ करेगी, एंड जो चीज़ें नहीं जा सकती, मतलब जो चीज़ें सेल को चाहिए, उन चीज़ों को बाहर जाने से रोकती हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इसके पास तो कोई ब्रेन नहीं है कि ये देख ले कि अच्छा तुम अच्छी काम की चीज़ हो तो तुम यहीं रुक जाओ, और तुम बड़ा फालतू का चीज़ है, ठीक है तुम चले जाओ, अरे रे 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 बहुत अच्छा चीज़ आ रहा है, अंदर ले लो। तो इसके पास तो कोई दिमाग नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, तो फिर ये कैसे डिसाइड करता है कि किन चीज़ों को अंदर आने देना है, किन चीज़ों को नहीं आने देना है? एक्चुअली ये होता है, आप कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल फ्लो, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तय करता है कि किस चीज़ को अंदर आना है, किस चीज़ को नहीं आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेल में अगर सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो अलाउ करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चला जाए, जैसे कि होता है नॉर्मली। सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा करके फिर ब्लड में मिल जाता है, देन ब्लड उसको कैरी करके फिर लेकर के आता है बाहर निकालने के लिए। उसी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सेल में कम हो गया है, घट गया है, तो इट विल अलाउ ऑक्सीजन टू कम इनसाइड द सेल, तो फिर वो ऑक्सीजन को आने देगा। तो ये सारा कॉन्सेंट्रेशन का खेल है। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, ये प्लांट सेल में भी इसी तरीके से काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आप इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो भाई सेल मेम्ब्रेन का काम क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं रैपिड में कि फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन कौन कौन सा काम करता है, ठीक है। देखते हैं कि ये काम कौन कौन सा करता है। तो चलिए लिखते हैं, कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये क्या करता है, इट गिव्स शेप एंड कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी करता है, तो हम लिखेंगे प्रोटेक्शन टू द सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कौन सी चीज़ें अंदर आ रही हैं, कौन सी चीज़ें सेल के बाहर जा रही हैं, तो इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स the movement of materials inside and outside the cell, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, अब क्या इसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है? तो देखिए, एक सेल में मेम्ब्रेन एक है, ये तो कंपलसरी है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अधिकांश सेल्स में एक दूसरी मेम्ब्रेन भी होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड पाई जाती है, जो न्यूक्लियस को एक डेफिनेट शेप देती है, जो न्यूक्लियस को एक वेल बाउंड्री देती है, उसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैंने इसलिए कहा कि ये अधिकांश सेल्स में है, मैंने ये नहीं कहा कि सारे सेल्स में होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
बिकॉज यस यू आर राइट, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आखिर किस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम हटा लेते हैं क्योंकि हमारा इसमें अभी काम हो चुका है। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमको काम करना है। तो अब देखिए, इसमें आपको सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है कि ठीक है न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर ये बाउंड्री, यानी न्यूक्लियस के बाहर ये मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ऐसे भी सेल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रेजेंट या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम सारे सेल्स को, या कह सकते हैं ऑर्गन्स को, ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऐसे तो इनमें और भी डिफरेंसेस हैं एंड सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन हम अभी बिकॉज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसकी बेसिस पे डिफरेंस क्या है। तो भाई प्रोकैरियोटिक हम उसको कहेंगे जिसके पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस पूरा फैला फैला सा है, कहीं एक जगह पे है नहीं, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक, इसमें बिकॉज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है तो न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड होता है। अच्छा, तो फिर इसके कौन कौन से ऐसे हैं जिनके पास नहीं होता, जो प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में तुम BGA लिख सकते हो, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड सम बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। एंड हम जितने भी हायर एनिमल्स हैं, यू कैन से हायर एनिमल्स, दे आर यूकैरियोटिक, उनका जो न्यूक्लियस है उनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड होती है। अब यहाँ पे ये बैक्टीरियाज कोई नहीं लिखेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल वर्ड, तो इसे आपको प्लूरल वर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, ओके। इफ इट इज़ सिंगुलर इट इज़ बैक्टीरियम, एंड मोर देन वन देन इट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इटसेल्फ इज़ प्लूरल, तो आपको इसे और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कभी लिखना भी अगर, तो बैक्टीरिया ही, इट्स ओके। तो हायर एनिमल्स में न्यूक्लियस जो है उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। अब हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में समझ गए हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस के अराउंड रहता है तो ये भी सेम वही काम करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए करती है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के लिए करता है, उसको बांध के रखता है एक जगह पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने बात की कि भाई ठीक है, अब ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज सेल वॉल। तो भाई ये सेल वॉल क्या है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है इट इज़ वेरी रिजिड, है ना, ये है ना सेल वॉल, सॉरी। तो फिर ये है हमारा सेल वॉल, जो ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ वेरी रिजिड, है ना। ये क्या होता है, ये होता है रिजिड और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होता है। सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड ये हमेशा बना होता है मेड अप ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल से बना होता है सेल वॉल। एंड हमने क्या देखा, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के केस में कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि उन चीज़ों को अंदर आने देता है अगर इसकी इच्छा है, अगर इस सेल को ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को नहीं आने देगा। बट सेल वॉल इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल, ये हर चीज़ को अंदर बाहर आने जाने देगा, ठीक है। तो प्लांट को जो रिजिडिटी है ये सेल वॉल की वजह से मिलती है, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी प्रोटेक्टिव। और प्लांट को ज़रूरत भी है सेल वॉल की, क्योंकि धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, दे आर ऑलवेज आउटसाइड, और वे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें हर तरह की मार सहनी पड़ती है नेचर की। तो इसीलिए इट इज़ कंपल्सरी स्ट्रक्चर, सेल वॉल ज़रूरी है, एंड सेल वॉल इट इज़
हेयर। ओके, आगे हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, ये आपका हो गया, ये हमने पढ़ लिया, दैट इज हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना। तो न्यूक्लियस तो ठीक है, बीच में हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच के ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य और अंग्रेजी में इसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये जो सारा हिस्सा आप देख रहे हैं बीच का, इट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो साइटोप्लाज्म में सिर्फ यहाँ तक बोला जाता है, यानी कि आपका ये जो आउटर बाउंड्री है, सबसे ये वाली बाउंड्री और ये आपका न्यूक्लियस वाली बाउंड्री, दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है वो है साइटोप्लाज्म। ये एक काफ़ी विस्कस फ्लूइड टाइप का होता है, जिसको आप कह सकते हैं जेली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसका होता है, विस्कस लिक्विड होता है जिसमें चीज़ें मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। यही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। अगर इन दोनों को कंबाइंड आप बोलना चाहें कि साइटोप्लाज्म, तो फिर ये पूरे होल फ्लूइड को क्या बोलेंगे, तो इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियस के अंदर। बोथ आर द सेम विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड एंड कंबाइंड। अगर आप उनको कहना चाहें कि ये पूरे जो द्रव्य है या पूरा जो विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म होल को। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछले में हमने देखा था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं बीच बीच में, तो ये क्या है, अब यही पढ़ना है। ये सेल के अपने अपने ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमने अभी बात की थी, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है एंड हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स है, ये सारे हमारे अलग अलग काम को फंक्शन करते हैं। उसी तरह ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अंदर में, ये सारे सेल के ऑर्गन्स हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, ये भी सेल में अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और सेल को मदद करते हैं इंडिविजुअली ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने में। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें ये परफॉर्म करती हैं साथ में। करें तो सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ नेटवर्क फैला हुआ रहता है एंड ये कहाँ पे होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा काइंड ऑफ 3D इमेज है एंड दिस इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे ER है एंड इधर जो आप देख रहे हैं ये भी हमारे ER है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आप चाहें कि हम अपनी बॉडी में इसको किस चीज़ से कंपेयर करें, तो यू कैन कंपेयर इट टू योर स्केलेटन। ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये इस तरह से फैले हुए हैं पूरे सेल्स में एंड ये 2 तरह के होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले में डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि इधर जो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर है ये भी ER है एंड इसमें कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, अब यहाँ पे गोल्गी एपरेटस लिखा हुआ है बट डोंट थिंक दैट इट इज़ गोल्गी एपरेटस, ये नहीं है गोल्गी एपरेटस, है ना। तो गोल्गी एपरेटस हम बाद में देखेंगे। इट इज़ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये इसको देखने में थोड़ा सा रफ बना रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे सरफेस जो है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। एंड दूसरा वाला बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, जैसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आई विल गिव यू वन मोर इमेज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये रहा, आप देख रहे हैं ये जो है ये बिल्कुल रफली बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डॉटेड है, पूरा छुएंगे तो ये पूरा स्मूथ नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा रफ लगेगा। और ये इसके बाद वाला ये पूरा स्मूथ है। तो उस हिसाब से ER जो है वो हमारा दो तरह का हो गया है ना। तो हम देखेंगे दो तरह का कौन कौन सा है। सबसे पहला यहाँ पे रफ ER लिखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ वाले को RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है। तो रफ वाला ऐसा डॉटेड क्यों है? आप जानते हैं क्या है ये डॉट्स? ये डॉट्स जो है दे आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है ये हमारे सेल का प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। एंड राइबोसोम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से लगे होते हैं। आप ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री हमारा जो राइबोसोम है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। जितने भी सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट वन, एंड ये इज रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस तरह से लगा होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ही रफ बोला जाता है इसको, जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए हैं, एंड जिसमें राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि आखिर ये जो ER है इनका काम क्या है, व्हाट आर दे फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस में। तो इनका फंक्शन क्या है? हमने देखा कि मैंने बोला कि ये एज अ स्केलेटन आप इसको ले सकते हैं। तो इट है ना फॉर्म्स, क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटन या स्केलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेल, यानी सेल का जो फ्रेम है ये बनाता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं। एक तरह का चैनल बना हुआ है, एक तरह का सिस्टम बना हुआ है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प्स इन सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन formation of other cell organelles। ठीक है, तो ये चार मेन काम है जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा है राइबोसोम। एंड ये जो राइबोसोम्स है ये हमने पिछली बार में अभी तुरंत देखा हमने उसे। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाले हैं उसमें लगे होते हैं। ठीक है, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट नॉन सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें जो हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि दे आर द स्मॉलेस्ट नॉन सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सबसे छोटे हैं। एंड दे आर प्रेजेंट, कहाँ है? दे आर प्रेजेंट इन रफ ER एंड ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म में भी ये मिल सकते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये क्या करते हैं? दे आर, सबसे छोटे हैं, ग्रैनुलर बोलेंगे, दाने के समान। ठीक है, तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स विदाउट मेम्ब्रेन, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन्स।
एंड काम क्या है इनका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। साथ ही साथ अलग अलग टाइप के सेल्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल which is present in all type of cells, all types of cell, हर तरह के सेल में राइबोसोम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है, चाहे वो सेल किसी का भी हो, चाहे वो किसी यूनिसेल्यूलर का हो या फिर मल्टी सेल्यूलर बॉडी में हो, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक्स हो, यूकैरियोटिक्स हो, कुछ भी हो, सेल किसी भी तरह का हो, हर लिविंग सेल में राइबोसोम कंपल्सरीली मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सेल ऑर्गेनल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, ये पूरे सेल का पिक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लाइक मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ये जो आपको ब्रेड बन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनको बोला जाता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है? पावर हाउस में क्या होता है? पावर हाउस में बिजली बनती है, बिजली मतलब उसी से हमारा काम चलता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो पावर हाउस इसको इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है वाई डू वी नीड फूड, तो हम कहते हैं कि फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। यस, सही है, फूड गिव्स अस एनर्जी, बट ओनली फूड कैन नॉट गिव अस एनर्जी, बिकॉज फूड तब तक हमको एनर्जी नहीं दे सकता जब तक कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो फूड का जो ऑक्सीडेशन है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। मतलब सिर्फ न्यूट्रिशन ही ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में हमारा रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है ताकि फूड ऑक्सीडाइज हो सके और ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिल सके, बिकॉज ये जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो है कि हर एक सेल को हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन, बिकॉज हर सेल में ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसीलिए हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है, एक एक ऑर्गन तक पहुंचाता है ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है पावर हाउस, यानी यहीं पे एनर्जी फॉर्म होता है, खाना टूटता है यानी ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ प्लूरल वर्ड, इसको सिंगुलर में अगर आप बोलना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये सारा प्रोसेस, और इसीलिए इसको एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो बनती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी बनती है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है तो आप ये याद रखेंगे, एंड इट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, एंड इसी को गोल्जी apparatus भी बोला जाता है। तो आप जो भी बोलो गोल्जी वर्ड तो आएगा ही, तो जहाँ पे भी गोल्जी मिले आप समझ लेना इसी की बात हो रही है। एंड गोल्जी जो है ये इसके जो इनको इसका जो डिस्कवरी जिन्होंने किया था उनके नाम पे, उनका नाम है कैमिलियो गैल्जी। तो इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus इस सेल ऑर्गेनल का नाम दिया गया है। काम इसका क्या है? काम तो इसके बहुत सारे हैं, फंक्शन इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो है कि अभी अभी हमने सीखा कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो है राइबोसोम, जो हमको ER में मिलता है, ठीक है, रफ ER में, या फिर ऐसे भी मिल सकता है विदाउट ER भी वो होते हैं सेल में, है ना। तो
वहाँ पे जो प्रोटीन बनता है ना वो बनता है रॉ फॉर्म में। कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्शन हाउस है या फिर एक फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें बन रही है बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में हम उसको नहीं खरीदते, फिर वो हम कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है, देन हम वो उसको स्टोर से खरीदते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, प्रोटीन बन रहा है ठीक है राइबोसोम में, बट उसकी जो उसमें उसका जो और प्रॉपर सिंथेसिस मतलब क्या कहेंगे उसमें और जो मॉडिफिकेशंस हैं यानी बॉडी के यूज़ करने लायक उसको बनाने का काम गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी करती है। तो मेन काम तो इसका ये हुआ, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे स्पर्म्स के एक्रोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, अंडों का जो पीला वाला हिस्सा है जिसको हम योक कहते हैं, योक बनाने में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसके अलावा ये दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं खास करके लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। तो बिकॉज इसमें 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि छूट ना जाए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस लिखते हैं बिकॉज ये ठीक है। अब देगा प्रोटीन बनाकर तो क्या करेगा, सेक्रेशन का भी काम करता है, सेक्रेशन का काम करता है, एंड देन helps in formation of yolk बनाने में मदद करता है, secretion of protein and other molecules आप लिख सकते हैं, दूसरी और चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है it helps in formation of लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है हम आगे देखेंगे। देन ऑल्सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म्स। तो ये तो हो गए इसके फंक्शन, ठीक है। अब क्या ये प्लांट और एनिमल दोनों ही में मिलता है, दोनों ही सेल में मिलता है? तो हाँ मिलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है जिसकी वजह से इसका नाम भी अलग हो जाता है। जैसे कि ये आप जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस पढ़ रहे हैं, ये एनिमल सेल में कहलाता है, और आप कह सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी सेल या गोल्जी बॉडी एनिमल सेल का हिस्सा है। लेकिन प्लांट सेल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए एनिमल सेल में ये सारे जो लूप्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, प्लांट सेल में दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ये अलग अलग होते हैं। और इसीलिए इसका नाम प्लांट में अलग होता है, डिक्टियोसोम्स। इसी को डिक्टियोसोम्स नाम से प्लांट में जाना जाता है। तो प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी आपको नहीं मिलेगा, प्लांट में यही काम सेम करेगा डिक्टियोसोम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम, जो अभी अभी हमने बात की कि इसको बनाने में हेल्प करता है हमारा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो भैया ये जो लाइसोसोम्स है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है इसको। सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पहले वो याद करो कि हमने कहा था कि हम चीज़ों को ऐसे पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम कनेक्ट कर पाएँ कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है, उसके हिसाब से सेल में क्या काम कर रही है। तो हमारी बॉडी में जो खाना है वो डाइजेस्ट करता है कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स खाने के साथ में अंदर आते हैं वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही मारे जाते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो यह भी एक जो लाइसोसोम है, आप यहाँ पे देखो ये निकाला हुआ है, यहाँ पे एक सेल में ऐसे छोटे 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 दिखेंगे लाइसोसोम्स। ये पूरा एंजाइम से भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, और इसका काम है, ये क्या काम करता है? तो ये जो है ख़त्म करता है फॉरेन bodies and worn out cell organelles। इसको निपटारा करता है, ठीक है, निपटारा करने का काम करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है।
तो बिकॉज इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अगर गलती से ये रैप्चर कर जाए, लाइसोसोम अगर गलती से रैप्चर कर जाए, कहीं से टूट जाए और फिर वहाँ से इसके जो एंजाइम से बाहर आने लगे, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये इस पूरे सेल को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर गलती से ये रैप्चर हो गया या किसी और वजह से ये रैप्चर हो जाता है, रैप्चर होने की वजह से इसके जो एंजाइम्स हैं अगर सेल में बिखर जाते हैं, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को या सेल को ही पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है सेंट्रोसोम। अब ये जो सेंट्रोसोम है ये सेल डिवीज़न के टाइम पे हमारा काफ़ी काम आता है। देखिए सेल डिवीज़न के समय में ये जो है क्रोमोसोम्स आपको बीच में दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वली दो पार्ट्स में ऐसे पुल आउट हो जाते हैं माइटोसिस फेज में। तो जब ये पुल होते हैं दोनों साइड से ना, तो लाइक जैसे हमारे अर्थ का दो पोल्स है, वैसे ही दो पोल्स यहाँ पे बनते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये दोनों दो पोल्स की तरह ये सेंट्रोसोम काम करते हैं खींचने के लिए। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा जो सेल ऑर्गेनल है ये प्लास्टिड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हमारे पास है। तो जो पहला टाइप है प्लास्टिड जो है, सबसे पहले हम कलर के हिसाब से इसको दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। प्लास्टिड क्या काम करते हैं? देखो तो प्लास्टिड दो काम करते हैं, ठीक है ना। पहला ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, सेकंड ये कलर भी देते हैं, एंड जो कलरफुल है वो फोटोसिंथेसिस में भी कई बार हेल्पफुल होते हैं, सारे नहीं पर कुछ हेल्पफुल होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में भी काफ़ी काम आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले प्लास्टिड को हमने ये जो दो भागों में बांटा है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये हमने कलर के हिसाब से बांटा है। आप ये देख रहे हो, आप ये ल्यूको है ना, ल्यूको का ही मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब वैसे प्लास्टिड्स जो कलरलेस हैं, है ना, दे आर व्हाट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। एंड क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल प्लास्टिड है, कलरफुल प्लास्टिड्स हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेंगे, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड ही होता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल हो गए, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हो गए। अब मैंने बोला काम है कलर देने का या फिर स्टोर करने का, तो कलरलेस हैं तो कलर क्या देंगे, मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो सारे हैं ये सारे स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज का काम करने में भी कौन क्या स्टोर करेगा, इस हिसाब से ये बटे हुए हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट तीन हिस्से में है, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट तो नाम से पता चल रहा है ये किसको स्टोर करेंगे, दे स्टोर प्रोटीन स्टोर करते हैं। एंड एलियोप्लास्ट जो है ये फैट्स स्टोर करते हैं, लिपिड्स को फैट्स को स्टोर करते हैं। तो ये जो है तीन टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हो गए जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, स्टोरेज का काम है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को, और एलियोप्लास्ट फैट्स को स्टोर करता है। अब चलते हैं उसकी तरफ जो कि कलरफुल है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये जो कलरफुल है, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते, तो उसके हिसाब से हमने इनको बांट दिया। कुछ जो है वो सिंथेटिकली एक्टिव है, एंड सम क्रोमोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्टिव्स की बात करते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ा है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब भी हमारे सामने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आता है, हाँ क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले हमारे पास आता है। तो देखो सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन इसमें होता है, ये ग्रीन कलर देता है। तो ये हरे पत्तों में मिलेगा, साथ ही में हरे डंठल में मिलेगा, और पत्ती, ऐसा नहीं कि पत्ती है तभी फोटोसिंथेसिस हो रहा है या फिर फोटोसिंथेसिस से फूड मिल रहा है। कई बार जैसे हम उन पौधों को भी उगाते हैं जो बिना पत्तियों के हैं, कई बार हम कलम से उगाते हैं,
तो जब पौधों की डाल काट करके हम लगाते हैं तो उसकी पत्तियां फिर जो पुरानी है वो झड़ जाती हैं, नई पत्तियां बाद में निकलती हैं। तो तब तक पौधा स्टोर्ड, अगर उसमें कहीं स्टोर है तो उसका यूज़ करता है, या फिर उसकी डंठल जो ग्रीन होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करके खाना खिलाती है उसको। तो ये सिर्फ पत्तों में नहीं मिलता है, हर ग्रीन पार्ट में मिलेगा, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो डंठल हो, चाहे वो कच्ची फल और सब्जियां ही क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हमारा जो प्लास्टिड है दैट इज रोडोप्लास्ट, और ये रेड कलर का होता है, रेड एल्गी में पाया जाता है, क्योंकि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो जो रेड एल्गी है उनमें रोडोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फियोप्लास्ट ब्राउन कलर का प्लास्टिड होता है, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और उसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अब देखते हैं वैसे प्लास्टिड्स जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है बट कलरफुल है। यह है कैरोटीन, ये आपको गाजर में मिलेगा, रेड कलर का होता है, रेड कलर देता है फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को। एंड साथ ही साथ ज़ैंथोफिल, ये येलो या ऑरेंजिश कलर का पिगमेंटेशन देता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड्स। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, और नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूओल्स। अब वैक्यूओल्स मतलब खाली जगह। ठीक है, खाली जगह जहाँ पे स्टोरेज के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो वैक्यूओल्स है ये वैसे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही में मिलते हैं, लेकिन इनका साइज़ और नंबर ऑफ वैक्यूल्स अलग अलग होते हैं। नॉर्मली एक टिपिकल प्लांट सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स नहीं होते, मतलब एक वैक्यूल होता है, काफ़ी बड़ा होता है और ऑलमोस्ट सेंटर पे होता है। आप ये देख रहे हैं, ये बीच में जो हिस्सा है लाइट ग्रीन कलर का, दैट इज़ वैक्यूल, ये वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल है और ये बीच में होता है, ऑलमोस्ट सेंटर पे होता है और काफ़ी बड़ा होता है इन प्लांट सेल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कई सारे वैक्यूल्स छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सारे वैक्यूल्स हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इनका साइज प्लांट के मुकाबले छोटा होता है वैक्यूल्स का एनिमल सेल में। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, क्योंकि सेल का जो मास्टर है दैट इज़ न्यूक्लियस। सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में होता है और जैसा कि हमने पहले बात किया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस दिखता नहीं है। न्यूक्लियस के सारे फंक्शन उसमें होते हैं बट न्यूक्लियस उसमें आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज कोई बाउंड्री नहीं होती, तो इधर उधर न्यूक्लियस फैला सा रहता है। न्यूक्लियस के जितने भी अंदर में जो भी है ऑर्गेनल्स वो सारे फैले से रहते हैं, दिखता नहीं है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस आपको दिखेगा, जमा जमाया, काफ़ी डेंस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहली बात कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में होते हैं ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे प्रोटीन बन रहा है या फिर एनर्जी बन रही है, जो भी काम हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, तो इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, काइंड ऑफ मास्टर है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये, इसको मैंने दो पिक्चर्स यहाँ पे इसलिए लगाए क्योंकि आपको समझाना है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन। अब इस पिक्चर में जो क्रोमेटिन है वो बिल्कुल धागे की तरह है। ठीक है, तो जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है तो क्रोमेटिन नॉर्मली धागे के स्ट्रक्चर की तरह ऐसे फैले हुए होते हैं थ्रू आउट द न्यूक्लियस, और जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो यही जो है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। मतलब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम चीज़ एक ही है, बस फेज का अंतर है कि अगर सेल डिवीज़न के फेज में सेल नहीं गया है तो ये धागे की तरह दिखेंगे और इनका नाम क्रोमेटिन होगा। लेकिन जब सेल डिवीज़न का स्टेज आएगा तो यही रॉड शेप में, इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं का नाम फिर क्रोमोसोम हो जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनके अंदर होता है जीन। जीन वो चीज़ है या वो सब्सटेंस है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे लक्षणों को कैरी करता है। जैसे कि मम्मी पापा से बच्चों में जो भी गुण आते हैं वो सारे क्रोमोसोम ही लेकर के जाता है। क्रोमोसोम में जीन होते हैं और जीन बना होता है डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का।
तो अब ये जो जीन्स हैं क्रोमोसोम के थ्रू ही एक से दूसरे में जाते हैं, मतलब मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं, या दादा दादी के जीन्स भी हम में हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी के चलता रहता है गुण का स्थानांतरण, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं और हर अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ पेयर होता है क्रोमोसोम का। ह्यूमन में क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स हम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। एंड अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल खत्म करने के बाद कि आखिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करेंगे तो हम एक टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे, क्योंकि कई बार जो है एक्सेप्शंस हो सकते हैं। वी कैन नॉट से कि एक्सेप्शंस नहीं होंगे, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं प्लांट सेल में, तो दे आर जेनरली, टिपिकल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप। इनका शेप रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक है, एनिमल सेल की बात करें तो दे आर जेनरली क्या होता है ये सर्कुलर इन शेप लिख सकते हैं। ऐसे तो कई सारे शेप होते हैं, टिपिकल की बात करें है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड जनरली लगाया है। अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट एब्सेंट हैं, है ना। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके अलावा प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, है ना। और एनिमल सेल में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, नहीं होता है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होता है उसको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स आर प्रेजेंट, जो गोल्जी बॉडी है। लेकिन एनिमल सेल में इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी, तो हम लिखेंगे गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट। साथ में और क्या होता है, प्लांट सेल में एक जो है ऑर्गेनल नहीं होता है, दैट इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज एब्सेंट, प्लांट सेल में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स की बात करें, generally they have single large vacuole। and animal cell में क्या होता है, generally more than one small vacuoles are present। ठीक है, हमने पढ़ा सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल काम कैसे करता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स का क्या क्या रोल होता है, देन प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। आई होप कि सारे जो टॉपिक्स हैं आपके वो कवर हो गए होंगे। अगर नहीं है, कुछ छूटा हुआ है, या फिर इसमें से भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ बताइए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगेगा देन आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि अगर इससे आपकी मदद होगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। वैसे आपको समझ में अभी तक आ ही गया होगा ड्रेस देख करके कि ये कम से कम 3 दिन तो लगा है इसको बनाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट, एंड किसी भी टॉपिक पे मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।